भले ही वो आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन इसके चाहने वाले बहुत हैं। बिहार के सिवान में उसकी विरासत को संभालने वाले जनता को त्रस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। खुद शहाबुद्दीन अपने टाइम में कितना खतरनाक और दुस्साहसी था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार तो वो खुद तो स्कूल का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन अपने साथ पुलिस के एक मोस्ट वांटेड आरोपी को लेकर चल रहा था। ये बात जब उस एरिया के डीसीपी संजीव कुमार को पता चली तो वो उस अपराधी को अरेस्ट करने के लिए मौके पर पहुंच गए, लेकिन शहाबुद्दीन उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहता था। वो पुलिस से बहस करने लगा, नोक झोंक बढ़ी तो उसने सीधे डीएसपी को ही थप्पड़ मार दिया। इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं हुआ, पुलिस और भी उसके पीछे पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने जो कमबैक किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद सिवान का नया बाहुबली कौन है? शहाबुद्दीन का बेटा है ओसामा। वो अपने पिता की जमीन जायदाद और रुपए पैसे का वारिस तो बन गया, पर अगर जुर्म की दुनिया में बादशाहत की बात करें तो वो पिता की जगह नहीं ले पाया। पत्नी अपने पति की जगह से चुनाव तो लड़ रही है, पर आज तक जीत नहीं पाई। शहाबुद्दीन की जुर्म की विरासत को अगर किसी ने संभाला है तो वो उसके ही साथ काम करने वाले व्यक्ति के ही बेटे हैं। और मजे की बात ये है कि जिसने आज शहाबुद्दीन की विरासत को संभाला है, शहाबुद्दीन का परिवार उसके डर के साए में जीने को मजबूर है। भले ही बिहार के सिवान जिले में कुछ लोग शहाबुद्दीन जैसे व्यक्ति को भगवान की उपाधि दे डाले, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने अपने जीवन में जितने भी बुरे कर्म किए हैं उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। उसके आगे उसके अच्छे कर्म छोटे पड़ जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो शहाबुद्दीन का तेजाब कांड ही याद कर लीजिए। इसके पहले कि हम आपको शहाबुद्दीन के तेजाब कांड की याद दिलाएं, आपको एक और बात याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारा अगला एपिसोड आप मिस न कर पाएं। तो तेजाब कांड की कहानी इस प्रकार है। बिहार के सिवान जिले में चंदा बाबू नाम के एक दुकानदार होते थे। उनके परिवार में 4 बेटे और पत्नी थी। सिवान में उनकी 2 दुकानें थी, एक किराने की दुकान थी और दूसरी परचून की दुकान। 16 अगस्त साल 2004 की रात इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब वो एक दिन दुकान में नहीं थे तब उनके बेटे दुकान में बैठे हुए थे। एक दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा हुआ था और दूसरी दुकान पर गिरीश। इस समय कुछ बदमाश आए। उन बदमाशों ने उनसे अवैध वसूली करनी चाहिए। बदमाशों ने दुकान पर बैठे चंदा बाबू के बेटे सतीश से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। चंदा बाबू का जो बेटा दुकान में था उसने उनसे रंगदारी देने के बजाय उन बदमाशों से बहस करना शुरू कर दिया। बात मारपीट तक पहुंच गई। ये देखकर सतीश अपने घर गया, वहां से तेजाब लेकर आया और उसने बदमाशों पर डाल दिया। इसके बाद बदमाशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दुकान में आग लगा दी। उसी समय चंदा बाबू का तीसरा बेटा छुपकर इस घटना को देख रहा था। बदमाशों ने उसको भी पकड़ लिया और उसके दोनों भाइयों को अपने साथ ले गए। राजीव को रस्सियों से बांध दिया गया और उसकी आंखों के सामने ही उसके भाइयों को तेजाब से नहला दिया। तेजाब से भरी बाल्टी उसके भाइयों के ऊपर डाल दी गई और उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे बोरे में भरकर फेंक दिया। चंदा बाबू का तीसरा बेटा राजीव किसी तरीके से बदमाशों के चंगुल से छूटकर भागने में कामयाब रहा और वो वहां के सांसद के घर जाकर छुप गया। इस घटना के बाद चंदा बाबू का एक अपाहिज बेटा और 2 बेटियां भी घर छोड़कर भाग गए। चंदा बाबू को ये धमकी दी गई कि वो भूलकर भी सिवान ना आए। अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला कानून के रास्ते से लेने के लिए चंदा बाबू को काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने नेताओं से लेकर पुलिस के अधिकारियों तक मदद करने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी कहानी सुनने के बाद भी कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया और अगर किसी ने मदद का आश्वासन दिया भी तो उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस कांड का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। यहाँ तक कि चंदा बाबू ने राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाई पर उनकी कोई मदद नहीं हुई। फाइनली चंदा बाबू पुलिस के डीजीपी से मिले, तब उन्होंने एसपी को फटकार लगाई। मामले में केस दर्ज हुआ और मुकदमा शुरू हो गया। अपने बेटों को न्याय दिलाने के लिए चंदा बाबू ने सारी उम्र कानूनी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई साल 2004 से शुरू हुई। उस समय बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला होता था, लेकिन नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन पर एक्शन लिया। ये मामला लंबे समय तक कोर्ट में चला। साल 2014 में चंदा बाबू को एक और झटका लगा। उनके 3 बेटों में से जो एक बेटा राजीव बच गया था वो तेजाब कांड का गवाह था। साल 2014 में उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के 18 दिन बाद 16 जून 2014 को उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूं तो शहाबुद्दीन पर कई और मामले भी दर्ज थे, लेकिन साल 2005 में उसे दिल्ली से पकड़ लिया गया
और वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। इस तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को सजा भी हुई और वो सजा बिहार हाई कोर्ट से बरकरार भी रही। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू इस दुनिया से चल बसे। हमारा ख्याल है कि शहाबुद्दीन की क्रिमिनल मेंटालिटी को समझने के लिए ये एक कांड काफी है, लेकिन इसके कुकर्मों की लिस्ट बड़ी लंबी है। शहाबुद्दीन की जिंदगी में जुर्म की एंट्री उसकी जवानी के शुरुआती दिनों से ही हो गई। साल 1986 में जब वो केवल 19 साल का था, उस समय उस पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। उसके बाद वो अपराध की दुनिया में उतरता ही चला गया और उस पर दर्ज होने वाले मामलों की संख्या भी बढ़ती ही चली गई। शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों का क्या अंजाम होता है, इसका एक और उदाहरण आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि पर आधार आई एक वेब सीरीज रंगबाज डर की राजनीति अगर आपने देखी हो तो निश्चित रूप से आपको हमारे आने वाली कहानी में उस वेब सीरीज के दृश्य नजर आ जाएंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज में न्याय व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। ये कहानी है चंद्रशेखर प्रसाद की, जिनका जन्म हुआ 20 सितंबर 1964 को बिहार के सिवान जिले में। बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे इस लड़के का बचपन समाज में फैली असमानता और अन्याय को देखते हुए बीता। इसकी शुरुआती शिक्षा तो सिवान में हुई। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वो सिवान से बाहर चले गए। पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने एनडीए की तैयारी भी की, लेकिन आगे चलकर उनका मन इस पढ़ाई में नहीं लगा, क्योंकि उनके दिल दिमाग में सिवान में सामाजिक बदलाव को लेकर आने की क्रांति घर कर चुकी थी। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में दाखिला लिया और पढ़ाई करने लगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के साथ ही उन्होंने वहां की छात्र राजनीति में भी हिस्सा लिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में शामिल हो गए। यहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। चंद्रशेखर ने अपने व्यवहार, भाषण और काम की वजह से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने गांव सिवान आएंगे और वहां के जमीनी हालात में बदलाव करेंगे। लोगों के लिए न्याय की असली लड़ाई उन्होंने सिवान से शुरू करने का फैसला लिया। आगे चलकर इस फैसले ने क्या रंग दिखाया, आइए अब आपको हम वो बता देते हैं। सिवान पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे सीधे मोहम्मद शहाबुद्दीन से पंगा लेना शुरू किया। उसके कारनामों का विरोध किया, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करते रहे और उसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। कोई व्यक्ति सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ पोस्टर तक नहीं लगा सकता था, मगर इन्होंने वो हर काम शुरू किया जो शहाबुद्दीन के खिलाफ चाहता था, जिसकी वजह से ये शहाबुद्दीन के निशाने पर आ गए। ये घटना 31 मार्च 1997 की है, जब सिवान के जेपी चौराहे पर चंद्रशेखर प्रसाद एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। वो भाषण दे रहे थे और शहाबुद्दीन के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे। उसी समय 2 बाइक सवार आए और उन्होंने सीधे चंद्रशेखर प्रसाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उनकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद शहाबुद्दीन के जिस खौफ को वो खत्म करने का इरादा लेकर लड़ाई कर रहे थे, वो खौफ कई गुना बढ़ाकर लोगों के दिल में घर कर गया। चंद्रशेखर के साथ उस समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ता श्याम नारायण यादव भी थे, जो इस हमले का शिकार हो गए थे। उनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। दिल्ली से लेकर बिहार तक चंद्रशेखर की हत्या का विरोध हो रहा था और न्याय की मांग उठ रही थी। लेकिन इसके बावजूद इस हत्याकांड की जांच में कई सालों का समय लग गया। शहाबुद्दीन के राजनीतिक दबाव के आगे न्याय व्यवस्था लाचार हो गई। शहाबुद्दीन पर जब दूसरे मामलों की जांच शुरू हुई तो 19 साल बाद साल 2016 में उसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर की हत्या के मामले में उसके परिवार वालों को वो न्याय नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हालांकि चंद्रशेखर को उनके मरने के बाद अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले यूथ आइकन के तौर पर देखा जाने लगा। इस बीच शहाबुद्दीन राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। आगे चलकर बिहार में जनता दल की सरकार बनी और इसके मुखिया लालू प्रसाद यादव थे। दूसरी तरफ सिवान में शहाबुद्दीन अपनी समानांतर सरकार चला रहा था, जहां वो अपने फैसले खुद ही सुनाया करता था। लेकिन अब शहाबुद्दीन अपने दबदबे को पूरे बिहार में फैलाना चाहता था। इसका आतंक फैलाना चाहता था, जिसकी चलती है उसके ऊपर हर तरह के आपराधिक मामले दर्ज हो रहे थे। लेकिन हत्या से लेकर चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ लूटने तक के मामलों में भी उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। उसे सत्ता का संरक्षण मिल रहा था और सत्ता का नशा उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था।
पुलिस का डिप्टी एसीपी एक बार राजद के एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा तो शहाबुद्दीन उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब नोक-झोंक बढ़ी तो शहाबुद्दीन ने पुलिस के डिप्टी एसपी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पूरा पुलिस महकमा उसके खिलाफ हो गया और दोनों तरफ से शहाबुद्दीन को उसके गांव में ही घेर लिया गया। लेकिन शहाबुद्दीन भी पीछे नहीं हटा और उसने पुलिस पर फायरिंग खोल दी। इस गोलीकांड में 6 लोग मारे गए तो पुलिस के लोग भी शामिल थे। ये एक ऐसा कांड था जिसके बाद खुद लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन से किनारा कर लिया। आगे चलकर पुलिस महकमे में डीसीपी ओझा डीजीपी बनकर आए और उन्होंने शहाबुद्दीन की पूरी क्राइम कुंडली को खंगालना शुरू किया। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, पुराने केस भी खोल दिए गए। इनमें एक नया मामला था कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या का, जिसमें शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी किया गया और फाइनली इस मामले में शहाबुद्दीन को कोर्ट में आकर सरेंडर करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर पॉलिटिकल सिस्टम शहाबुद्दीन की ढाल बनकर खड़ा हो गया। डीपी ओझा का सत्ता के साथ टकराव शुरू हुआ और उनको अपने डिपार्टमेंट से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब शहाबुद्दीन का जेल के भीतर आना जाना लगा रहता था। उस पर पुलिस कार्रवाई भी करती थी। कई बार जब छापा पड़ता था उसके पास से पाकिस्तानी हथियार मिलते थे, नाइट विजन डिवाइस मिलते थे। फाइनली एक बार जब वो दिल्ली के संसद सत्र में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, उसी समय बिहार पुलिस दिल्ली से उसको गिरफ्तार कर लेती है। एक मामले में उसकी उम्र कैद की सजा हो जाती है और जब तक ये सजा पूरी हुई उस समय कोविड का पैंडेमिक शुरू हो गया और शहाबुद्दीन को भी कोरोना का संक्रमण हो गया, जिनका इलाज चल रहा था। 1 मई 2021 को अस्पताल में ही शहाबुद्दीन की मौत हो गई। शहाबुद्दीन भी अब दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इसलिए चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं शहाबुद्दीन के बाद के समय में, यानी आज के समय में। शहाबुद्दीन के जिंदा रहते उसके रसूख को चुनौती देना आसान नहीं था। शहाबुद्दीन के जुर्म के हर एक कांड में उसके साथ रहने वाले लड़के भी शामिल रहते थे और उनमें ही 2 भाई थे, अयूब खान और रईस खान। दोनों को शहाबुद्दीन की पर्सनैलिटी इतनी पसंद आई कि वो शहाबुद्दीन को 100% फॉलो करते थे। हालांकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। शहाबुद्दीन के खिलाफ जाने का मतलब था सीधे सीधे दुनिया से चला जाना। लेकिन इस दुनिया में वक्त से बड़ा बादशाह कोई नहीं होता है। वक्त जिसके साथ हो दुनिया का हर सुख और पावर उसके साथ होता है। लेकिन अगर वक्त खिलाफ हो तो चींटी भी हाथी को मार देती है और कुछ ऐसा ही शहाबुद्दीन के साथ हुआ। जब उसका समय खराब आया तो दोबारा फिर उसका रसूख उसे वापस नहीं मिल पाया। एक वक्त था जब शहाबुद्दीन जिस इलाके से चुनाव लड़ता था वहां पर विरोधी पार्टी का नेता अपने पोस्टर भी नहीं चिपका पाता था। लेकिन साल 2005 में शहाबुद्दीन को फॉलो करने वाले खान ब्रदर्स यानी कि अयूब खान और रईस खान के पिता शहाबुद्दीन के खिलाफ मैदान में उतर गए। उनके पिता कमरुल हक ने शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव में ताल ठोक दी। हालांकि शहाबुद्दीन नहीं चाहता था कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई उस जगह से चुनाव लड़े। पहले तो शहाबुद्दीन ने खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक को समझाया कि वो चुनाव लड़ने का इरादा त्याग दे और पीछे हट जाए, लेकिन कमरुल हक नहीं माने और चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। इस बात से शहाबुद्दीन को गुस्सा आ गया और उन्होंने कमरुल हक को किडनैप कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट किडनैप हो जाए तो चुनाव की क्या हालत होगी। हर कोई इस बात को जान चुका था कि शहाबुद्दीन ने कमरुल हक को किडनैप कर लिया है और धमकी भी दी है। आगे चलकर जब कमरुल हक को शहाबुद्दीन ने छोड़ दिया तो उसने खुद पर जो बीती वो बात अपने बेटों को बताई। उसके बेटों को ये बात समझ में आ गई कि जिस शहाबुद्दीन के लिए वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं उसने ही उनके पिता को किडनैप किया और ये हालत कर दी। अयूब खान और रईस खान अब अपने पिता का साथ देने के लिए तैयार थे। वो शहाबुद्दीन से बगावत करने के लिए तैयार हो गए। इस समय तक शहाबुद्दीन के सितारे भी गर्दिश में चल रहे थे। उसके ऊपर कानून की तलवार लटक रही थी, जिसके चलते वो जेल चला गया और फिर दोबारा जेल से बाहर ही नहीं आया। उसने अपने पत्नी को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उसका डर भी लोगों के दिमाग से निकलने लगा था। उसकी पत्नी हसीना ने बहुत कोशिश की कि वो चुनाव लड़े और जीते, पर उसे हार का ही मुंह देखना पड़ता। उसके परिवार का रसूख और दबदबा अब खत्म होता जा रहा था, जबकि खान ब्रदर्स अब उसी सिवान को अपने कब्जे में ले रहे थे, जो कभी शहाबुद्दीन के इशारों पर चलता था। खान ब्रदर्स के दोनों भाइयों में अयूब खान हार्डकोर क्रिमिनल बन चुका है, जबकि रईस खान शहाबुद्दीन के रास्ते पर चल रहा है। यानी कि रईस खान अपराध करने के बाद भी राजनेता का मुखौटा ओढ़े रहता है। वो भी शहाबुद्दीन की तरह रंगा हुआ सियार बन गया है। हालांकि चुनाव के मैदान में रईस खान अभी तक अपने झंडे नहीं गाड़ पाया है। शहाबुद्दीन के खानदान से उनकी तकरार होती रहती है।
लेकिन इस तकरार का लेवल उस समय और हाई हो गया जब 4 अप्रैल 2022 को रईस खान उसके ऊपर ही गांव में AK-47 से जानलेवा हमला हो गया। इस हमले में रईस खान बच तो गया, लेकिन उसके साथ रहने वाले 2 लोग मारे गए। इस बात की फिर रईस खान की तरफ से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इसका इल्जाम आया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ऊपर। अगर पुराना बिहार होता तो डेफिनेटली रईस खान गोली का जवाब गोली से देता, लेकिन बिहार का अब दौर बदल चुका है। अब दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक पैंतरेबाजी ही चल रही है। एक तरफ जहां रईस खान ने अपने ऊपर हुए हमले की FIR दर्ज कराई, तो वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन की बेगम DM से लेकर CM तक ये कहती हुई घूम रही है कि उनके बेटे ओसामा को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। उसका इस गोलीकांड में कोई हाथ नहीं है। रईस खान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक डांसर के साथ मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। उस वीडियो में हथियार भी दिख रहे हैं। इस मामले में रईस खान का कहना है कि ये पुराना वीडियो है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के भी जलवे हैं। उसके ऊपर शूट आउट के कई मामले दर्ज हैं। अपने पिता की तरह वो जब भी पेशी पर जाता है या कहीं और जाता है तो उसके पीछे गाड़ियों का एक लंबा सिलसिला चलता है। लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी करके आया ओसामा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में है। रईस खान पर और उसके गांव में जो फायरिंग हुई उसमें ओसामा का नाम सामने भी आया था। बताया जाता है कि उसने भी AK-47 से फायर किए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब FIR दर्ज हुई तो उसमें इसका नाम भी शामिल हुआ, लेकिन आगे चलकर जब पुलिस ने जांच करी तो जांच में पुलिस ने ओसामा के नाम को अलग कर दिया। इसके बाद ओसामा के ऊपर एक और आरोप लगा कि उसने अपनी बहन के पक्ष में उसने उत्पात मचाया। मोतिहारी की फेमस रानी कोठी में जाकर उसने वहां तोड़फोड़ की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जबरदस्त बवाल काटा। इस मामले में जब FIR हुई तो पुलिस उसकी तलाश करने लगी, लेकिन ओसामा फरार हो गया। वो कहां चला गया ये किसी को नहीं मालूम था। काफी समय तक पुलिस उसे बिहार की पुलिस ढूंढती रही। इसके बाद राजस्थान में चुनाव का मौका आया और इसी दौरान राजस्थान की पुलिस सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार 3 लोगों के ऊपर पुलिस को शक हुआ। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया और उनसे पूछताछ हुई तो पुलिस को ये लोग सही जानकारी नहीं दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को ग्रामीण थाने में ले जाकर रख दिया और जब सख्ती से पूछताछ हुई तब ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आए कि इनमें से एक व्यक्ति ओसामा है। ये वही ओसामा है जो बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का बेटा है। राजस्थान की पुलिस उसे वहां की कंसर्न कोर्ट में पेश करती है। बिहार पुलिस को इन्फॉर्म करती है और फिर बिहार पुलिस ओसामा को राजस्थान से उसके 3 साथियों के साथ बिहार लेकर आती है। कहते हैं कि जब बिहार की कोर्ट में ओसामा को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तब उसके समर्थकों को भी उसके साथ देखा गया और लगभग 150 गाड़ियों का काफिला उसके साथ था। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने इन तमाम गाड़ियों को पहले ही रोक दिया और ओसामा को अपनी कैदियों वाली गाड़ियों में बैठाकर पेशी के लिए ले गए। कोर्ट परिसर के बाहर भी ओसामा के समर्थकों ने उसके समर्थन में नारे लगाए। ये ठीक वैसा ही सीन था जैसा कभी शहाबुद्दीन के समर्थक उसके लिए नारे लगाते थे। क्या वजह है कि हमारी व्यवस्था अपराधियों के आगे झुक जाती है? क्या इस तरह से हर व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा? ऐसे कई सवाल आज भी मौजूद है। अगर आप इन सवालों का कोई जवाब जानते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। और आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।